7.16 में दिया हुआ है फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर अ होल ऑफ रेडियस r/2 इज कट आउट। सबसे पहले देखते हैं एक सिलेंडर सॉरी एक यूनिफॉर्म डिस्क, जैसे मान लो ये यूनिफॉर्म डिस्क है, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, वी आर टेकिंग आउट अ वेरी स्मॉल पार्ट, वेरी स्मॉल पार्ट नहीं, एक रेडियस r/2 हो वैसा वाला पार्ट, यानी इतना सा पोर्शन एग्जैक्टली हम लोग निकाल रहे हैं। क्योंकि ये निकालने के बाद जो बचेगा पोर्शन, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। वी वांट टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। जस्ट अ मिनट, थोड़ा इसको और सही कर देते हैं। तो इसमें ऐसा है, तो इस टाइप का एक डिस्क दिया हुआ है और डिस्क में से हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कटिंग अ स्मॉल पोर्शन आउट। इतना सा पोर्शन हम लोग ऐसे कट करके बाहर ले आ रहे हैं। तो जो पोर्शन बचेगा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा ये हमको फाइंड करना है। ओके, वांट टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको दूर ले जा रहे हैं। ये जो पोर्शन बचा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा ये हमको फाइंड करना है, यानी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा ये फाइंड करना है। अब सेंटर ऑफ मास याद करो, इट इज ऑलवेज नियरर टू द हैवियर मास। जहाँ पे मास ज्यादा हो वहां पे सेंटर ऑफ मास रहेगा। ओके, अब ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स में क्या करना होता है, सबसे पहले जिसको काटा हुआ है ना, जिसको मैंने काट दिया, इसको वापस रख दो। ठीक है, अगर मैं ये वापस रख देता हूं एट द सेम पॉइंट, चलो मैंने इसको वापस रख दिया, तो वापस रखने के बाद बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, वेयर विल द सेंटर ऑफ मास इफ आई कीप बैक दिस थिंग। बताओ अभी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बताएगा कोई? एनी आंसर? ये रखने के बाद सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? नो आंसर्स? मैं ही बता देता हूँ, रखने के बाद सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इधर होगा। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली एट द सेंटर। यस जैनी, योर आंसर इज करेक्ट, एग्जैक्टली एट द सेंटर होगा। अब अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो सेंटर ऑफ मास बताओ कौन सी तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? बोलो, हटाने के बाद सेंटर ऑफ मास कौन सी तरफ शिफ्ट होगा? इफ इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, दर्श सही आंसर है, लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। चलो मैं इसको वापस रख देता हूँ, वापस रखने के बाद ये वापस सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, बाहर निकाल दिया, लेफ्ट गया, रख दिया, वापस सेंटर पे आ जाएगा। तो चलो मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है, जो सेंटर ऑफ मास इज एट दिस पॉइंट आफ्टर वी आर रिमूविंग इट। तो ये हमको फाइंड करने की ये कितना होगा। ठीक है, वी वांट टू फाइंड आउट दिस थिंग। ये जैसे मान लो ये वाला मास है m1, टूटा हुआ मास m1, और इसका जो पोजीशन है वो कितना है r1। ठीक है, और ये जो है जिसको हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, इसका मास है m2, और इसका रेडियस दिया हुआ है हमको, देखो इसका रेडियस दिया हुआ है r/2, लिखा हुआ है ना, देखो r/2। ओके, और इसका सेंटर से अगर पोजीशन देखे तो सेंटर से पोजीशन कितना होगा, विल बी r/2 इसका पोजीशन। ओके, तो ये लिख सकते हैं मास ऑफ, देखो सबसे पहले ये जो ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब कुछ डेटा, मास ऑफ डिस्क इज इक्वल टू m। पूरी डिस्क का मास है m, पूरी डिस्क का रेडियस है r/2, सॉरी पूरी डिस्क का रेडियस है r। अब जिसको काट रहे हैं उसकी वैल्यू लिखते हैं हम लोग, लेट मास ऑफ डिस्क विच इज कट, ये स्मॉलर वाले की बात कर रहा हूं, जिसको कट किया हम लोगों ने। ओके, छोटा वाला पार्ट, उसका मास हम लोगों ने m2 लिया हुआ है। देखो दिस इज द
पार्ट एंड दैट पार्ट इज m2। ये किसकी बात चल रही है? दिस इज द मास ऑफ द स्मॉलर डिस्क, ठीक है। स्मॉल डिस्क जो जिसको हम लोग कट करने वाले हैं, उसका मास है m2। और उसका पोजीशन, पोजीशन वेक्टर क्या है? स्मॉल डिस्क इज r2, और हमको दिख रहा है यहाँ पे, देखो r2 की वैल्यू वेक्टर में लिखे तो अच्छा है, बाकी चलेगा। r2 की वैल्यू क्या है? r/2, 0। समझ में आ रहा है? देखो अगर मैं इसको x एक्सिस मान लेता हूँ, दिस इज सपोज x एक्सिस, ये ओरिजिन है, ठीक है। दिस इज ओरिजिन, सेंटर वाला पॉइंट, सेंटर ऑफ द मेन डिस्क इज origin. So with respect to that, position of smaller disk will be r/2, 0. Okay. एंड इसका जो पोजीशन, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, इसमें हम लोग बोल सकते हैं RCM, जो टोटल डिस्क होगा वो होगा 0,0। समझ में आ रहा है ना? मेन डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा 0,0। इसमें किसी को डाउट है अभी? एनी डाउट इन दिस थिंग? नहीं है? ओके, अब देखते हैं आगे। मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, इसको हम लोग बोल देते हैं m1 रिमेनिंग पोर्शन, यानी ये हम लोगों ने कट कर दिया, दिस इज कट, और कट करने के बाद जो पोर्शन बचा उसका मास, ठीक है, उसका मास है। देखो क्या लिखा हुआ है, वी हैव रिटन इट दैट मास इज m1, कट करने के बाद दैट पोर्शन इज m1। तो हम लोग ये बोल सकते हैं दैट m1 इज इक्वल टू टोटल मास माइनस m2। सही है ना? टोटल मास में से m2 को निकाल देंगे, विल गेट m1। अब ये कितना होगा ये हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, ये मास का कैलकुलेशन अभी मैं इधर बता रहा हूँ। मैं m2 को फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम फाइंडिंग आउट m2, m1 ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मास, सॉरी एरिया, एंड हियर मास। इफ द एरिया ऑफ द डिस्क इज पाई आर स्क्वायर, ध्यान देना, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, मास इज m। पूरी डिस्क की बात चल रही है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर हो तो मास है m। अब जिस पोर्शन को मैं काट के ले आया, जैसे ये वाला पोर्शन है, ठीक है, अब ये वाले पोर्शन का एरिया क्या होगा? ये जो घूम रहा है अभी, इस पोर्शन का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर 2, यानी पाई आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा एक्चुअली। ऐसे लिख सकते हैं पाई r/2 का स्क्वायर, बिकॉज उसका रेडियस तो r/2 है। उसका मास कितना लिया हुआ है हम लोगों ने? m2, देखो ये रहा स्मॉलर वाले का, इट इज m2। तो m2 की वैल्यू क्या होगी? आई विल राइट m1 इज इक्वल टू m माइनस m2 की वैल्यू, इट विल बी, देखो पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर कुछ कट होने के बाद m/4 बचेगा। देखो m1 की वैल्यू होगी 3m/4। यहाँ तक की डाउट है? m1 फाइंड किया उसमें, एनी डाउट इन दिस थिंग? ये जो चीजें फाइंड की ना वो आपको समझ में आनी चाहिए। एक तो आरसीएम पता होना चाहिए, ओके, आरसीएम कैसे आया वो पता होना चाहिए। m2 कैसे आया वो पता होना चाहिए, m2 उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये कैसे आया वो पता होना चाहिए, और ये कैसे आया वो पता होना चाहिए। एनी डाउट इन दिस थिंग? ये सेंटर ऑफ रिमेनिंग पोर्शन वो हमको फाइंड करना है, सही है। यू वांट टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ओके। मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन मैंने लिखा, सेंटर ऑफ रिमेनिंग पोर्शन हमको फाइंड करना है। ये सब कुछ समझ में आ गया सभी को? एनी डाउट इन दिस थिंग? नहीं है डाउट? ओके, तो इतनी सी चीज आप लोग लिख लोगे अभी, तो आगे सॉल्व करने में अच्छा रहेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिलीट दिस थिंग। ये लिखना है आपको आरसीएम, r2 की वैल्यू लिखनी है, m1 की वैल्यू लिखनी है, और m2 भी लिख ही लेना। m2 की m/4 आ रही है ना, वो भी लिख लेना, m2 इज इक्वल टू m/4 ऐसा लिख लेना। जो रेड वाला मैंने शेड किया हुआ है वो लिख लो, एंड देन रेज योर हैंड।
और पूरा स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना। ओके, चलो अभी सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस वन। देखो आरसीएम का फॉर्मूला होता है आरसीएम इज इक्वल टू कितना होता है, इट इज M1R1 प्लस M2R2 बाय M1 प्लस M2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आरसीएम। तो आरसीएम तो देखो 0 है, इज इक्वल टू M1 कितना है, M1 इट इज 3/4 था ना, 3/4 M। R1 हमको फाइंड करना है, R1 यानी पोजीशन ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, इट इज M/4 और उसका पोजीशन है R/2, 0। M1 प्लस M2 तो टोटल मास होगा, ये टोटल मास को इस तरफ भेज देते हैं तो क्या होगा, देखो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा M, इट विल बी 0,0, 0,0 इज इक्वल टू 3/4 MR1 प्लस M/4 इंटू R/2, 0। ठीक है, ये M/4 बाहर निकाल देते हैं, कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, इट विल बिकम 0। तो बचेगा 0,0 इज इक्वल टू 3R1 प्लस R/2, 0। याद रखना हमको R1 फाइंड करना है, तो 3R1 विल बी माइनस R/2, 0। therefore we can write R1 is equal to minus R/6, 0। ये अपना आंसर होगा। ओके, अभी डाउट किसी को इसमें? मेन जो चीज है वो मास आपको फाइंड करना होता है, अगर मास अच्छे से फाइंड हो गया प्रॉब्लम बहुत कम रहते हैं। चलो अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। फॉर दिस ट्राइंगल, इतना सा ट्राइंगल अगर हम लोग देखें, सो फॉर दिस ट्राइंगल साइन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड दैट इज h अपॉन हाइपोटेनस यानी b। तो h की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी b sin थीटा। आई विल पुट दिस वैल्यू हियर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, h इज इक्वल टू b sin थीटा। तो ऐसा मिलेगा हाफ इंटू a इंटू b sin थीटा। ए बी साइन थीटा क्या होता है, किसी को याद आ रहा है? याद आ रहा है, व्हाट इज ए बी साइन थीटा? बोलो जल्दी से, व्हाट इज ए बी साइन थीटा? नहीं आ रहा? ए बी साइन थीटा यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। याद आ रहा है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इट इज ए बी साइन थीटा। देयरफॉर ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2। हेंस प्रूव्ड। देखो यही तो हमको प्रूव करना था, दैट इसका जो एरिया आ रहा है, एरिया इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2। ये प्रूव हो गया है। किसी को डाउट इसमें अभी? इन डाउट इन दिस वन? नहीं है? ओके, 7.5 करते हैं अभी। 7.5 में इस सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर मान लो ऐसा दिया हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है, अगर ऐसा दिया हो तो दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए
इनटू वेक्टर बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है ये कैसे किया मैंने? जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया हो तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। याद है ना ऐसा? वैसे ये वाले केस में क्या होगा, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमको यहाँ पे लिखना होता है कॉस थीटा। ये कॉन्सेप्ट सभी को याद है? तो ये सॉल्व कर पाएंगे? याद है सभी को? ठीक है, याद रखना कब जब भी डॉट प्रोडक्ट आए बिटवीन टू वेक्टर्स देन इट इज ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे जैसा दिया हुआ है डायग्राम में, डायग्राम दिया हुआ नहीं, हमको बनाना है। पैरेललोपाइड यानी क्या होता है, वो पैरेललोग्राम से ही बनता है। इट इज अ 3 डायमेंशनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। मैं बना रहा हूँ अभी। पैरेललोपाइड पैरेलल पाइप पैरेललोग्राम से बनी हुई। तो डायग्राम में टाइम लगेगा। और ज्यादा टेढ़ा हो गया। तो दिस इज पैरेललोपाइड और इसका जो एरिया होगा ये हमको इतना प्रूव करना है। ठीक है, इट इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। भाई 3 वेक्टर्स इमेजिन कर लेते हैं। सबसे पहले लेट अस इमेजिन 3 वेक्टर्स। एक वेक्टर है, इस पहले थोड़ा और भी बनाना पड़ेगा इसके अंदर, यहाँ से भी। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। चलो भाई ऐसा ही कंसीडर करते हैं। तो इसे पैरेललोपाइड और इसमें 2 वेक्टर्स ले लेते हैं। सबसे पहले वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जैसे सपोज ये पहले बी ले लेते हैं, दिस इज वेक्टर बी और इस तरफ जो है वो वेक्टर ए है, सॉरी सी है, वेक्टर सी। तो अगर मैं बी क्रॉस सी फाइंड करता हूँ, ठीक है, इफ आई फाइंड आउट बी क्रॉस सी, तो ध्यान देना, देखो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था दैट इफ दिस इज वेक्टर ए दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, तो इतने से ट्राइंगल का एरिया, इसका एरिया क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई टू। क्लियर है ये? ठीक है, बट अगर मैं इसको ऐसा पैरेललोग्राम जैसा बना देता हूं तो इसका टोटल एरिया क्या होगा? बोलो जल्दी से, इसका टोटल एरिया क्या हो जाएगा इफ आई मेक अ पैरेललोग्राम?
सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर से, कितने से पोर्शन का एरिया है ए क्रॉस बी बाई टू, तो ये पूरे पोर्शन का एरिया क्या होगा? राजू ये सही है, इट विल बी ए क्रॉस बी, इसका डबल हो जाएगा ना, देखो ये जो पिंक कलर का पोर्शन दिख रहा है उसका डबल कर दोगे तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो उतने से पोर्शन का होगा ए क्रॉस बी। ये जो नीचे बेस वाला पोर्शन दिख रहा है ना, बेस पोर्शन, बेस वाले पोर्शन का एरिया होगा ए क्रॉस बी। समझ में आ रहा है? ये जो नीचे वाला पैरेललोग्राम है, दिस वन अभी ड्रॉ करूंगा, ये वाला, ये जो नीचे वाला पैरेललोग्राम बन रहा है उस पैरेललोग्राम का एरिया होगा ए क्रॉस बी, सॉरी बी क्रॉस सी। वेक्टर ए ड्रॉ करना बाकी रह गया। वेक्टर ए को मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस इज वेक्टर ए। थोड़ा बोल्ड बनाते हैं वेक्टर ए को, ये रहा, दिस इज वेक्टर ए। नहीं, वेक्टर ए हमको पैरेललोग्राम की साइड में लेना पड़ेगा, लाइक दिस इज वेक्टर ए। मान लो ये एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो बताओ ए का कंपोनेंट वाई एक्सिस पे कितना आएगा? ये है वेक्टर ए, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस? बोलो, जिसने बनाया थीटा वो बना कॉस थीटा, दैट इज द फॉर्मूला। यस, कितना आएगा? इट विल बी ए कॉस थीटा होगा, जिस तरफ थीटा बनता है उस तरफ हमको कॉस थीटा लेना होता है, तो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो भी आएगा दैट विल बी ए कॉस थीटा। दैट विल बी ए कॉस थीटा। अब अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना हो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी ध्यान देना, समझ में ना आए तो तुरंत पूछ लेना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये बेस वाले का एरिया फाइंड करो, इंटू हाइट फाइंड करें, विल गेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ बेस, बेस यानी ये जो दिख रहा है ना अभी ग्रीन वाला पोर्शन, उसका कितना होगा? इट विल बी बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड होगा वो, इंटू हाइट, हाइट यानी है ए कॉस थीटा। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस विल बी, जैसे मान लो अगर कोई वेक्टर ऐसा दिया हो लाइक पी क्यू कॉस थीटा, तो वी कैन इट इज पी डॉट क्यू लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, पी क्यू कॉस थीटा दिया हो तो वी कैन राइट इट इज पी डॉट क्यू। तो वैसे इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट इज बी क्रॉस सी। क्या लिखेंगे? विल राइट बी क्रॉस सी डॉट ए, और वी कैन राइट ए डॉट बी क्रॉस सी। हेंस प्रूव्ड। है भी डाउट किसी को? जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यही हमको प्रूव करना था। डाउट इन दिस वन? सबसे पहले मान लेते हैं कार है, दिस कार। ओके, कार में ये पीछे के टायर और आगे के टायर, ठीक है। देखो कार में जनरली वेट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि इंजन का पोर्शन आगे की साइड ज्यादा, तो आगे की साइड मास ज्यादा होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पीछे की तरफ लोग ज्यादा बैठे हो तो सेंटर ऑफ मास उस तरफ हो सकता है, तो यानी सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इट विल डिपेंड, हर कार का एग्जैक्टली सेंटर पे हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो दिस अ कार, और कार में ये जो फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील से, ये जो फ्रंट व्हील होता है ना वो एक्चुअली इट इज कनेक्टेड
टू अनदर व्हील विद अ मीडियम कॉल्ड एक्सल। इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सल। और यहाँ पे भी इसके साथ जो कनेक्टेड होता है लाइक दिस, ओके, दूसरे व्हील के साथ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एक्सल। हम लोग साइड में से देखें यानी 2 डायमेंशन में देखें तो हमको सिर्फ एक ही व्हील दिखाई देगा, ठीक है, 2 व्हील दिखाई देंगे। टोटल व्हील कितने होते हैं? देयर आर टोटल 4 व्हील्स, 2 व्हील दूसरी तरफ है, एंड दे आर कनेक्ट द हेल्प ऑफ अ एक्सल। यानी जैसे ये एक व्हील है, ये दूसरा व्हील, सामने से अगर गाड़ी को देखे तो ऐसी दिखाई देगी, और इन दोनों के बीच का ये जो होता है ना, इसे बोलते हैं एक्सल। यस। सो कार वेज 1800 kg, पूरी कार का मास है 1800 kg। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल्स इज 1.8 मीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इट इज 1.8 मीटर। its center of gravity is 1.5 मीटर behind the front axle। फ्रंट एक्सल से 1.5 मीटर दूसरी तरफ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास हम लोग सेम लेंगे, बिकॉज अर्थ के ऊपर सब जगह पे जी की वैल्यू यूनिफॉर्म है। ये मैंने बताया था, अगर माउंट एवरेस्ट जैसी कोई बड़ी चीज हो या फिर कोई ब्लैक होल के नजदीक चले गए हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग हो सकता है, एल्स एवरीवेयर द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर इक्वल। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कितना दूर है? इट इज 1.05 मीटर। अगर ये 1.05 है तो ये कितना होगा? दिस विल बी 0.75 मीटर। Okay. Determine the force exerted by the level ground on each front wheel and each back wheel। देखो लेवल ग्राउंड है ये, दिस इज ग्राउंड, ओके। तो ग्राउंड व्हील के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग, पहला ये तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा, एंड दैट फोर्स विल बी टोटली नॉर्मल इन नेचर, ठीक है। वो जो भी फोर्स होगा दैट फोर्स विल बी नॉर्मल फोर्स, ओके। अब ये देखिए फ्रंट व्हील और बैक व्हील दोनों पे अलग अलग फोर्सेस क्यों लग रहे हैं, ठीक है। वाई फोर्सेस आर नॉट इक्वल? बिकॉज अगर मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर दिस इज वन पर्सन, दिस इज अनदर पर्सन, दिस 2 पर्सन आर टेकिंग सम लोड, ये लोड लेके जा रहे हैं ऐसे आगे की तरफ, सर पे लोड लगा रखा है इन लोगों ने। अब मान लो कोई मास एग्जैक्टली मैं यहाँ पे रखूं, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही रखूं, इन दैट केस दोनों के ऊपर सेम लोड ही आएगा। द लोड विल बी सेम फॉर बोथ द पर्सन, पर्सन 1 और पर्सन 2, इन दोनों के ऊपर इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट अगर मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मास इधर रख देता हूँ, ठीक है, जिस सम एक्स्ट्रा मास केप्ट एट दिस, तो किसके ऊपर लोड ज्यादा होगा? 1 के ऊपर या 2 के ऊपर? इसमें कोई कैलकुलेशन वाली बात नहीं है, पता चली जाएगा 1 के ऊपर जो है लोड ज्यादा होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है? देखो लोड जो है, सेंटर ऑफ मास कौन सी तरफ है? बोलो सेंटर ऑफ मास। ये दिस इज फ्रंट व्हील, दिस इज एफ डब्ल्यू यानी फ्रंट व्हील, दिस इज द रियर व्हील, बैक व्हील बोला हुआ है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे बी डब्ल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, बैक व्हील। तो बताओ फ्रंट व्हील पे ज्यादा फोर्स लग रहा है या फिर बैक व्हील पे लग रहा है? बोलो फ्रंट व्हील या बैक व्हील, ये कौन ज्यादा फोर्स बेयर करेगा? गलत आंसर है, फ्रंट व्हील नहीं आएगा, बैक व्हील आएगा, बिकॉज सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ है? देखो सेंटर ऑफ मास किसके नजदीक है? सेंटर ऑफ मास इज नियरर टू द बैक व्हील, बैक व्हील के ज्यादा नजदीक है, इसीलिए बैक व्हील जो है वो ज्यादा फोर्स बेयर करेगा। जिसकी तरफ सेंटर ऑफ मास वहां पे फोर्स बेयर करेगा। फिर से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, मान लो ये 2 पर्सन जा रहे थे ऐसे सर पे ऐसे लोड लेके, अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ होगा? 1 की तरफ, इसीलिए 1 के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैक व्हील है वो ज्यादा फोर्स बेयर कर रहा है। चलो तो यहाँ पे हम लोग ऐसा सिस्टम लेते हैं, इफ यू कंसीडर दिस कार इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। एक जो पार्ट है वो है अपना पीछे रियर व्हील वाला पार्ट, यानी इतना सा पोर्शन जो है वो रियर व्हील बेयर कर रहा है, और दूसरा जो पोर्शन है आगे वाला
यानी पूरी कार को हम लोग दो मास से बनी हुई है ऐसा कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक पीछे वाला पार्ट और एक आगे वाला पार्ट। तो ये जो सिस्टम होगा, ये बैक व्हील वाला सिस्टम, बैक व्हील जितना वेट बेयर कर रहा है उसका मास मैं मान लेता हूं m1, इसका मास है m2। ठीक है, ये पूरी कार को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पीछे वाला जो बेयर कर रहा है उसका मास है m1, आगे वाले का मास है m2। तो कोई बताएगा व्हाट विल बी m1 प्लस m2? m1 प्लस m2 टोटल कितना होगा? बोलो जल्दी से, जल्दी से आंसर देना, अभी टाइम खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। जल्दी से आंसर दो तो ही खत्म हो पाएगा ये न्यूमेरिकल। यस जैनी, सही आंसर है। 1800 kg विल बी बेयर्ड बाय बोथ द व्हील्स, m1 प्लस m2 इज 1800 kg। तो हमको फाइंड क्या करना है एक्चुअली, याद है क्या फाइंड करना है? कि ये जो है रोड वो कितना फोर्स लगा रहे हैं ईच व्हील पे, ठीक है। तो यहाँ पे बैक व्हील पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? तो m1 इंटू जी, ठीक है, वेट बेयर्ड बाय बैक व्हील विल बी m1 इंटू जी, और फ्रंट व्हील पे कितना लगेगा? m2 इंटू जी। हम लोग आरसीएम वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, आरसीएम इज इक्वल टू m1r1, आरसीएम कितना होता है? इट इज m1r1 प्लस m2r2 बाय m1 प्लस m2। अब देखो ध्यान से, आरसीएम यानी ये दोनों, ये जो येलो वाली लाइन और ये ब्लू वाला जो पोर्शन है, तो एग्जैक्टली रख देंगे। तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट पे, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को मैं 0,0 बोल देता हूँ, इज इक्वल टू m1। m1 यानी ये वाला मास कितना है हमको नहीं पता, अरे वही तो फाइंड कर रहे हैं। m1 पता होता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। m1 उसका पोजीशन वेक्टर क्या है देखो, उसका पोजीशन वेक्टर है 0.75 फ्रॉम द ओरिजिन, दिख रहा है ना, 0.75 फ्रॉम द ओरिजिन, यानी आरसीएम से 0.75 दूर है, 0.75 मीटर। प्लस m2, m2 कितना है? 1.05। कितना दूर है वो? सॉरी, m2 इज नॉट 1.05, m2 तो m2 ही है, m2 is itself m2, but r2 की वैल्यू कितनी है? 1.05, 0, फिर 1.05 भी लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई टू डायमेंशनल वाला केस नहीं है। डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, टोटल कितना है? 1800। कोई मीनिंग नहीं रहेगा बिकॉज ये जाएगा इधर और जीरो होने वाला है, ठीक है। तो 1800 जो है हो जाएगा जीरो, तो लिख सकते हैं 0,0, या फिर जस्ट जीरो इज इक्वल टू 0.75 m1 प्लस 1.05 m2। अब देखो इसमें ऐसा है, ये जो m1 का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इफ दिस इज द ओरिजिन, अगर ये वाला पोर्शन ओरिजिन है तो m1 का पोजीशन नेगेटिव होगा और m2 का पोजीशन पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? ये ओरिजिन है अपना, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन। तो m1 जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो वो नेगेटिव होगा, और m2 जो राइट हैंड साइड की तरफ है वो पॉजिटिव होगा, इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव लिखूंगा, दूसरा वाला पॉजिटिव है। तो विल गेट 1.05 m2 इज इक्वल टू 0.75 m1। ओके, अब तो कैलकुलेट हो जाएगा आराम से। m1 की वैल्यू हो जाएगी 1.05 बाय 0.75 m2। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m1। अब देखो आप लोग जो 10th में करते थे वैसा ही करना है। m1 की वैल्यू देखो, m1 इज इक्वल टू 1800, इसे बोल सकते हैं ना, m1 की वैल्यू होगी 1800 माइनस m2। ओके, तो यहाँ पे m1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1800 माइनस m2 इज इक्वल 1.05 बाय 0.75 कितना आ रहा है? एनी आंसर? तो मुझे कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। 1.05 बाय 0.75, इट इज 1.4 m2। ये m2 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2.4 m2। समझ में क्या ले जा रहा हूं मैं? आई एम टेकिंग दिस वन, ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ ले जा रहा हूँ माइनस m2 को। अगर माइनस m2 को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा? बिकम 2.4 m2।
2.4 m2 विल बी इक्वल टू 1800। तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1800 बाय 2.4, दैट विल गिव 750। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ m2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 750, और m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 1800 में से 750 निकालना है तो 1050। तो आगे का व्हील जो बेयर करेगा वो कितना होगा, देखो 750 तो जो है ये आगे वाला पोर्शन बेयर कर रहा है, बट आगे तो दो व्हील्स है ना, देयर आर टू व्हील्स इन द फ्रंट साइड, तो ये मास भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फर्दर। समझ में आ रहा है, M2 जो है वो आगे वाला व्हील बेयर कर रहा है, आगे दो व्हील्स है, तो 750 का आधा हो जाएगा, उसको जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी द फोर्थ एक्साइटेड बैकग्राउंड। इतना होमवर्क में कर लेना। वैसे ही M1 जो है उसका आधा करो 1050 का, बिकॉज दो व्हील है, उसका आधा और फिर जी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर। सो आई एम एंडिंग अप दिस लेक्चर नाउ, बाय।